हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस जो कि वेब ऑप्टिक्स का अपना एक टॉपिक है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस मींस इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे कि भाई जो इंटरफेरेंस होता है तो बेसिकली दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो आज हम इन दोनों को मैथमेटिकली समझेंगे कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं और किस तरह से हम इंटरफेरेंस पैटर्न में जो एक रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होती है उस रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस रिजल्टेंट लाइट वेव की इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव के अकॉर्डिंग जो आगे फर्दर हम केसेज हैं उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो, इंटरफेरेंस है ना, मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस। सो मैथमेटिकली हम ये चीज़ें आज समझने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, इंटरफेरेंस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। मीन्स एक्चुअली इंटरफेरेंस होता क्या है, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, मस्ट जो हैं। ठीक है, तो वो है कि भाई ऐसी दो लाइट वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो, सेम फ्रीक्वेंसी वाली लाइट वेव एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हुई जब किसी एक कॉमन पॉइंट पे जाके एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड होती हैं, ठीक है, तो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है। और ये जो दोनों लाइट वेव होती हैं जिनका सुपर इम्पोजिशन होता है, उन लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो या तो भाई जीरो होगा और अदरवाइज जो भी कुछ फेज डिफरेंस होगा वो फेज डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड पोजिशन इट विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये तीन जो कंडीशन है ये बहुत ही मस्ट कंडीशन है। मतलब ये तीन कंडीशन फुलफिल होंगी तो ही जो सुपरपोजिशन होगा वेव्स का तभी हम उसको इंटरफेरेंस बोलेंगे। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब कौन सी तीन कंडीशन है कि ऐसी दो लाइट वेव जिनका फ्रीक्वेंसी सेम हो, प्रोपोगेशन डायरेक्शन सेम हो और उन लाइट वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो या तो जीरो हो या फिर वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसी लाइट वेव जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड होती हैं तब जो रिजल्ट क्रिएट होता है उसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। ठीक है, और दो तरह के इंटरफेरेंस होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। तो एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक्चुअली जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होती है उसका एम्पलीट्यूड भी इंक्रीज हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर लाइट वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं, सो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो रिजल्ट होता है उसमें जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होती है उसका एम्पलीट्यूड भी डिक्रीज हो जाता है और उसकी इंटेंसिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं थोड़ा। जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे टू लाइट वेव्स मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक लाइट वेव है, ठीक है, और ये लाइट वेव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही है। अब एक कोई दूसरी लाइट वेव है, दिस इज अनदर वन लाइट वेव, ये भी आपका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही प्रोपोगेट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये वाली जो लाइट वेव है इसका जो एम्पलीट्यूड है वो A1 है और जो अनदर वन लाइट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है वो आपका है A2। अब देखिए ये दोनों लाइट वेव इस तरह से एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं जैसा कि इन दोनों का प्रोपोगेशन डायरेक्शन सेम है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है और ये सेम डायरेक्शन में प्रोपोगेट हो रही हैं और इनका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो है। तो ये लाइट वेव जब एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं तो देखो एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव का केस है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये एक मैंने पॉइंट लिया, तो यहाँ जो पार्टिकल है उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसका डिस्प्लेसमेंट एक साथ इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए ये जो ग्रीन लाइट वेव है, ग्रीन लाइट वेव भी इस पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, और जो ये वाइट लाइट वेव है ये भी इस पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में ही डिस्प्लेस करेगी। ठीक है, तो ये दोनों लाइट वेव इस तरह से एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं कि जो भी ये कॉमन पॉइंट्स हैं इन सभी पॉइंट्स का डिस्प्लेसमेंट ये दोनों लाइट वेव एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन पे एक ही डायरेक्शन में उनका डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही हैं। मतलब यहाँ पे जो भी पार्टिकल है उस पार्टिकल को ये दोनों लाइट वेव एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करेंगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल है इस पार्टिकल का जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा और जो रिजल्टेंट लाइट वेव बनेगी उस रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड और भी ज़्यादा यहाँ पे हो जाएगा। मतलब यहाँ जो रिजल्टेंट लाइट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो आपका होगा A1 + A2।
यानी कि इन दोनों लाइट वेव्स के एम्पलीट्यूड का टोटल हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों लाइट वेव्स का सुपरपोजिशन इस तरह से हुआ है कि इन दोनों लाइट वेव्स ने जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट की है उसका एम्पलीट्यूड इन्होंने इंक्रीज कर दिया। वहीं पे अगर मान लीजिए 2 लाइट वेव मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, जैसे मान लीजिए ये एक लाइट वेव है, ठीक है, और इसके साथ एक दूसरी लाइट वेव को अपन कंसिडर करते हैं, ये मान लीजिए वो दूसरी लाइट वेव है। अब इनका सुपर इम्पोजिशन हो रहा है। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पार्टिकल है मीडियम का, तो उस पार्टिकल को, ये जो येलो लाइट वेव है, ये पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेस करेगी, जबकि वाइट जो लाइट वेव है वो पार्टिकल को उसी टाइम पे उसी पोजीशन पे किधर डिस्प्लेस कर रही होगी, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये मतलब अपोजिशन हो गया यहाँ पे। तो अब यहाँ जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होगी ना, उस रिजल्टेंट लाइट वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे रिजल्टेंट लाइट वेव का जो एम्पलीट्यूड बनेगा वो बनेगा A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। अब अगर मान लीजिए इन दोनों लाइट वेव्स के एम्पलीट्यूड इक्वल होते, है ना, इक्वल होते, तो फिर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 बन जाता। तो ये कंस्ट्रक्टिव का डायग्राम है, ये डिस्ट्रक्टिव का मतलब एक एग्जाम्पल अपन ने एक लिया है और एग्जाम्पल से हमने समझने की कोशिश की कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक्चुअली होता क्या है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा एक पिक्चर दिमाग में फिक्स कर लें कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट लाइट वेव बनती है, अगर कोई भी 2 लाइट वेव हैं और वो दोनों लाइट वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो जाती हैं, तो रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट लाइट वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो A1 प्लस A2 बन जाएगा। वहीं पे अगर कोई 2 लाइट वेव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशंस में एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड होती हैं, तो रिजल्टेंट लाइट वेव का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि वो हो जाएगा A1 माइनस A2। तो ये बेसिक सा मीनिंग है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव का। ठीक है, एक यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो रिलेशन है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि वो हमारे लिए यूजेबल होगा, वो हम उसको यूज करेंगे आगे मैथमेटिकल एनालिसिस में। और वो रिलेशन है कि भाई इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या होता है। कोई भी वेव है तो उस वेव की इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का बेसिकली रिलेशन क्या होता है। सो वो रिलेशन है अपना दैट इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। किसी भी वेव की जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर की क्या रहती है, हमेशा प्रोपोर्शनल रहती है। सो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू KA स्क्वायर वेयर K इज द कांस्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स में, that what is the actual relation how intensity and amplitude of any wave is related to each other। ठीक है, so intensity of any light wave or any another wave, so intensity of any wave is proportional to amplitude square। ये आपको रिलेशन यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है। दूसरा एक यहाँ पे फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस का जो कंसेप्ट है वो अपना क्लियर होना चाहिए कि फेज डिफरेंस क्या होता है और पाथ डिफरेंस क्या होता है, और पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस में रिलेशन क्या होता है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो चलो हम ये भी समझ लेते हैं कि भाई फेज डिफरेंस क्या होता है, पाथ डिफरेंस क्या होता है। देखो पाथ डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं पहले अपन। मान लीजिए यहाँ से एक लाइट वेव बनना शुरू होती है, ये एक लाइट वेव है, ये बन रही है यहाँ पे, ठीक है, और ये लाइट वेव आपके इस पॉइंट पे पहुँचती है। मान लीजिए एक दूसरी लाइट वेव है, वो अनदर लाइट वेव यहाँ से पहुँचती है, तो ये लाइट वेव वहाँ जा रही है और ये दोनों लाइट वेव उसी कॉमन पॉइंट पे पहुँच के और एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये वो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों लाइट वेव एक दूसरे पे क्या हो रही हैं, सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं। अब एक्चुअली पाथ डिफरेंस क्या है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। जैसे ये अपनी वेव बन रही है, ठीक है, और इसी तरह से ये जो वेव है ये भी अपनी क्रिएट हो रही है भाई। तो वेव लेंथ हम किसको कहते हैं, आई थिंक ये आप सबको पता होगा। वेव लेंथ, भाई वेव लेंथ का सिंपल सा मीनिंग है कि जो एक वेव बनी है ना, ये एक वेव, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक्चुअली ये जो एक सिंगल वेव है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो बेसिकली जैसे ये अपनी 1 वेव है, फिर ये 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव और ये लास्ट में एक हाफ वेव रह जाती है। ठीक है, तो एक्चुअली ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम सिंपली क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। यानी कि एक वेव जो है वो एक वेव कितने डिस्प्लेसमेंट में स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये वेव जो है, ये वेव जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुँचती है तो इसकी कितनी वेव वहाँ तक कंप्लीट हो जाती हैं, 1 2 3 4
एंड 4.5। सो इट मीन्स मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये पाथ है, ये पाथ आपका है 4 लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। 4 लेमडा का मीनिंग है कि जो 4 वेव हैं 1 2 3 एंड 4, ये 4 वेव तो कंप्लीट हो चुकी हैं और लास्ट में एक हाफ वेव रह जाती है। तो 4 लेमडा प्लस लेमडा बाई 2 मैंने इसी तरह से लिखा है कि भाई 4 वेव आपकी कंप्लीट हो गई तो 4 लेमडा तो वो हो गया और लास्ट में एक हाफ वेव रह गई तो लेमडा बाई 2 हो गया। तो ऐसे करके जो टोटल आपका वहाँ तक पहुँचा है, तो ये पाथ जो इसने कवर किया है वो पाथ आपका रह जाएगा 2, जैसे कि एलसीएम हो जाएगा इसका। तो अगर अपन दोनों का टोटल करते हैं तो 2 एलसीएम होने के बाद में ये क्या होगा 8 लेमडा प्लस लेमडा, सो 9 लेमडा अपॉन 2। ठीक है, अब दूसरी जो वेव है उसको समझते हैं। देखिए आप इसमें देखिए, ये जो वेव है अनदर वेव, 1 वेव 2 वेव, उसके बाद में ये 3 4 5 6 7 और एक ही मान लीजिए यहाँ पे लास्ट में 8 वेव, तो 8 मान लेते हैं अपन। तो ये जो अनदर वेव है, ये अनदर वेव जब उस पॉइंट तक पहुँचती है तो इसकी कितनी वेव कंप्लीट हो चुकी हैं, इसकी 8 वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना, 8 वेव। तो 8 वेव का मीनिंग है कि ये जो पाथ इसने ट्रेवल किया है, ये पाथ आपका सीधा सीधा कितना है 8 लेमडा है। आगे बात समझ में। तो ये जो दोनों वेव्स हैं, ये दोनों वेव जिस कॉमन पॉइंट पे जाके सुपर इम्पोज्ड हुई हैं, उस पॉइंट पे जब ये सुपर इम्पोज्ड होती हैं, है ना, तब उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस है। और वो पाथ डिफरेंस है कितना, डेल एक्स। पाथ डिफरेंस को हम बेसिकली डेल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये पाथ डिफरेंस क्या होगा भाई, 8 लेमडा माइनस 9 लेमडा अपॉन 2। सीधा सीधा सा आप ऐसे समझ लें कि ये जो वेव है, इस वेव की कितनी वेव कंप्लीट हो गई थी 4.5 और इसकी कितनी कंप्लीट हुई वहाँ पे 8, है ना। तो सिंपल सा मीनिंग है कि इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 3.5 वेव का डिफरेंस रह गया। तो 3.5 वेव का जो डिफरेंस रह गया वो आपका क्या रह गया, पाथ डिफरेंस रह गया। और अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये 16 लेमडा माइनस 9 लेमडा। ओके, सो 16 माइनस 9 ये आपका रह गया 7 लेमडा बाई 2। सिंपल। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि भाई ये दोनों लाइट वेव जब वहाँ पे सुपर इम्पोज्ड होती हैं तो इनका पाथ डिफरेंस जो होता है सुपर इम्पोजिशन के टाइम पे वो रहता है 7 लेमडा अपॉन 2। इज इट क्लियर। तो ये पाथ डिफरेंस होता है। तो जब भी दो लाइट वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड होती हैं, तो जब वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं तो उन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस 0 भी हो सकता है, लेमडा भी हो सकता है, लेमडा बाई 2 भी हो सकता है, 3 लेमडा, कुछ भी हो सकता है। मतलब कुछ ना कुछ पाथ डिफरेंस होगा और नहीं है तो फिर 0 हो गया। ये अपना पाथ डिफरेंस है। अब देखो पाथ डिफरेंस अगर हमें समझ में आ चुका है, पाथ डिफरेंस अगर हमें पता है तो हम इजीली फेज डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से लर्न करना है। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर करना है। अब ये रिलेशन क्या है अपना, फेज डिफरेंस को मैं डेल फाई से लिखता हूँ। सो फेज डिफरेंस डेल फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। ये वो रिलेशन है जो अपने लिए बहुत यूजेबल है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होगा। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें, बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लें, दैट फेज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इनटू पाथ डिफरेंस। अब अगर आपको पाथ डिफरेंस पता है तो फेज डिफरेंस आप इजीली फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपको अच्छे से क्लियर करना है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे पाथ डिफरेंस जो है मान लीजिए वो 2 लेमडा है, तो अगर भाई पाथ डिफरेंस 2 लेमडा तो फेज डिफरेंस क्या होगा। सो फेज डिफरेंस डेल फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू 2 लेमडा। तो आप देख पा रहे हैं फेज डिफरेंस आ गया 4 पाई। सिंपल है। तो अगर पाथ डिफरेंस 2 लेमडा है तो फेज डिफरेंस 4 पाई रहता है। तो ये मतलब दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है, चलते रहते हैं साथ साथ में, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें, अभी तक हमने जो समझा है उसमें भाई कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का बेसिक सा मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होना है, डिस्ट्रक्टिव में क्या होना है, वो चीज़ आपने अच्छे से समझ ली होगी। एक मैंने आपको बताया कि इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का जो रिलेशन है ये बहुत आपके लिए मतलब इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी बहुत जगह यूज होगा। दैट इंटेंसिटी ऑफ एनी वेव रिमेन्स प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। और तीसरा मैंने अभी आपको बताया है दैट व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। तो ये रिलेशन जो है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से लर्न करें,
ठीक है। तो ये सब वो बेसिक से टूल थे जो हम आगे फर्दर इंटरफेरेंस के मैथमेटिकल एनालिसिस को समझेंगे, तो ये सब चीज़ें अपने काम आने वाली हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने मैथमेटिकल एनालिसिस पे। देखिए, वेव ऑप्टिक्स जो है एक ऐसा चैप्टर है कि इसका जो थ्योरी है, जब तक इसको अपन थ्योरेटिकली समझते नहीं है एक्चुअल में कि हो क्या रहा है, इसको रटने की कोशिश ना करें, इसको समझें, है ना। समझोगे तो आप इसके न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज इसके न्यूमेरिकल अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। और बेसिक में मतलब इसके डेरिवेशंस की जो स्टेप्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर आगे पढ़ेंगे अपन, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट अपन समझेंगे, फ्रिंज वर्थ वगैरह समझेंगे, सब इंटरफेरेंस से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, तो ये अपना था। अब चलते हैं अपन अपने मैथमेटिकल एनालिसिस पे की ओर चलते हैं और समझते हैं कि जो रिजल्टेंट लाइट वेव है, उस रिजल्टेंट लाइट वेव के एम्पलीट्यूड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर इक्वेशन ऑफ टू वेव। सबसे पहले हम टू वेव्स की इक्वेशंस को कंसिडर करेंगे, और ऐसी दो वेव होंगी जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम होगी, प्रोपोगेशन डायरेक्शन सेम होगा, और उन दोनों वेव्स में हम एक पर्टिकुलर सा फेज डिफरेंस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो देखें, मैं यहाँ पे एक इक्वेशन कंसिडर करता हूँ, y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t। ये एक वेव है, ये एक वेव का मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो सिंपल सा मीनिंग है कि जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड a1 है और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एक दूसरी वेव यहाँ पे मैं कंसिडर करता हूँ, y2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। जो मैंने अनदर वेव कंसिडर की है उसका मैथमेटिकल इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई। यानी सिंपल सा मीनिंग है कि इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे फाई कंसिडर कर लिया है ना। फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स, इन दोनों वेव्स के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो मैंने कितना कंसिडर किया है, फाई कंसिडर किया है। आप यहाँ पे माइनस फाई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लस फाई लेना है तो ही होगा काम, माइनस फाई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टू लाइट वेव्स की जो इक्वेशंस हैं वो कंसिडर किए। देखिए, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम लिया हमने, ओमेगा ओमेगा, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है, दोनों का प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन भी सेम है, बिकॉज दोनों को मैंने पॉजिटिव लिया है तो प्रोपोगेटिंग डायरेक्शन सेम है, और इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो फाई है। फाइनली हमारा जो फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले में ये जो फाई है, फेज डिफरेंस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसी के बेसिस पे हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के फॉर्मूले अलग अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो वेव है। अब ये दोनों वेव एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो जाती हैं और एक रिजल्टेंट वेव बननी है। तो सुपर इम्पोजिशन का जो प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट वेव क्रिएट होगी, उस रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो y1 प्लस y2 के क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल सा मीनिंग है ना, वेक्टर एडिशन होगा वैसे। तो y इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हियर, y मीन्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट लाइट वेव, एंड y1 y2 तो ये तो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है दोनों वेव्स का अलग अलग। तो आप लिखेंगे यहाँ पे a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, ये सिंपल। अब हम इसको आगे सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, और इसका फॉर्मेट भी एग्जैक्टली जो एक वेव का फॉर्मेट है वो हम बनाएंगे। जैसा कि यही वेव का फॉर्मेट है तो इसी फॉर्मेट में हमें अपना इक्वेशन कन्वर्ट करना है, जिससे कि हम ये समझ पाएँ कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, कैसे होगा। सो y इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t प्लस a2। अब देखिए यहाँ पे ये साइन ओमेगा t प्लस फाई, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी, है ना, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला है अपना साइन a प्लस बी का होता है साइन a कोस बी, है ना। तो वो फॉर्मूला है साइन a मीन्स साइन ओमेगा t, कोस b मीन्स कोस फाई, प्लस कोस a यानी कि कोस ओमेगा t प्लस साइन ये इंटू साइन फाई। ये अपना फॉर्मूला था जो हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। सो नेक्स्ट a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t कोस फाई प्लस a2 कोस ओमेगा t साइन फाई। ये अपना रिजल्ट है यहाँ तक। अब देखिए इन दोनों में आप समझिए ये वाला a1 साइन ओमेगा t प्लस a2 साइन ओमेगा t, ठीक है। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, साइन ओमेगा टी कॉमन है तो बिल्कुल कॉमन लीजिए, कहाँ दिक्कत है। सो साइन ओमेगा टी इंटू a1 प्लस a2 कोस फाई, ठीक है, ये अपना ब्रैकेट में रह जाएगा, प्लस a2 साइन फाई एंड कोस ओमेगा टी, ठीक है ना। हम कर क्या रहे हैं भाई, वो तो आपको दिमाग में है ना, हम कर क्या रहे हैं, हम
मैथमेटिकली सॉल्व कर रहे हैं रिजल्टेंट लाइट वेव की इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है। हमने दो इक्वेशंस कंसिडर की हैं और इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करके अब हमने इन दोनों का वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट लाइट वेव का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है उस तक हमें पहुंचना है, ठीक है। जो हम ये मैथमेटिकल एनालिसिस अभी फिलहाल कर रहे हैं तो इसके थ्रू अपन रिजल्टेंट लाइट वेव का जो इक्वेशन है वहाँ तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट लाइट वेव बनेगी उसका भी कुछ एम्पलीट्यूड होगा, जो भी होगा, बट हम एक फॉर्मेट बनाएंगे रिजल्टेंट लाइट वेव का। फॉर्मेट एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही बनेगा उसका भी। अब वो कैसे बनेगा उसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे जो a1 + a2 cos फाई है, a1 + a2 cos फाई ये ऐड होके कुछ ना कुछ रिजल्ट में कन्वर्ट होना ही, और ये यहाँ पे जो a2 sin फाई है ये भी किसी ना किसी रिजल्ट में कन्वर्ट होगा। अब ये तो श्योर है कि जो लाइट वेव्स एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी। सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव अगर एक दूसरे पे सुपर इम्पोज्ड हो रही हैं एक ही डायरेक्शन में प्रोपोगेट होती हुई, तो जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होगी उसका भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, जो चेंज हो रहा है आप उस पर ध्यान दें। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कुछ कंसिडर करना होगा, आपको उस पर फोकस करना है, ठीक है। अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ वो आपको समझना है। लेट मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ दैट a1 + a2 cos फाई, ये जो आपका वैल्यू है ये मान लीजिए वैल्यू आपका कन्वर्ट हुआ a cos थीटा में। a1 + a2 cos फाई जो है ये वैल्यू आपका किस में कन्वर्ट हुआ, a cos थीटा में ये वैल्यू कन्वर्ट होता है। ये आपको यहाँ पे समझना है। अब ये कैपिटल A क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल A है वो कैपिटल A है आपका एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये जो कैपिटल A है ये कैपिटल A जो है ये एम्पलीट्यूड है किसका, रिजल्टेंट लाइट वेव का। और जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होती है उसका जो फेज एंगल है वो मान लीजिए आपका थीटा कंसिडर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि a1 + a2 cos फाई ये a cos थीटा के रिजल्ट में कन्वर्ट हुआ। और जो दूसरा मैं यहाँ पे जो लेट मुझे करना है वो है a2 sin फाई। इस a2 sin फाई को मैं कंसिडर करता हूँ कि ये आपका कन्वर्ट हुआ है a sin थीटा में। a1 + a2 cos फाई a cos थीटा में कन्वर्ट हुआ है और a2 sin फाई a sin थीटा में कन्वर्ट हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एज्यूम करने से अपना ये जो फॉर्मेट है ये सिंप्लीफाई होके और एग्जैक्टली वेव की इक्वेशन के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए क्या होगा अपना नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ से, ये अपन ने जो कंसिडर किया है, कंसिडरेशन के बाद में रिजल्ट क्या बनेगा, y = sin ω t। a1 + a2 cos फाई को क्या लिखना है, a cos थीटा। सो y = sin ω t a cos थीटा प्लस a2 sin फाई को क्या कंसिडर कर लिया आपने, a sin थीटा। सो a sin थीटा cos ω t, ये कंसिडरेशन अपने कंप्लीट। अब आप देखिए यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है भाई, इन दोनों में से a आपका कॉमन रह गया और फिर ये रह गया sin ω t cos थीटा प्लस sin थीटा cos ω t, ये रह गया। तो सिंपल सा मीनिंग है कि ये आपका फॉर्मूला फिर बन जाएगा sin ω t प्लस थीटा, ये फॉर्मूला आपका बन जाता है। अगेन ये sin a + b बन गया ना, sin a + b मतलब ऑलरेडी इसका एक्सपेंशन हो रखा और हमने इसको sin a + b की फॉर्मेट में लिख दिया। sin ω t प्लस थीटा, अगर इसको आप एक्सपेंड करोगे ओपन करोगे तो यही बनेगा ना, sin ω t cos थीटा प्लस cos ω t sin थीटा, ठीक है। तो y = a sin ω t प्लस थीटा, ये आपका इक्वेशन जो है हमारा बन चुका है। ये वो रिजल्टेंट लाइट वेव है जो इन लाइट वेव्स के सुपर पोजिशन से क्रिएट हुई है, वो है a sin ω t प्लस थीटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो रिजल्टेंट लाइट वेव है उसका जो एम्पलीट्यूड है उसका एम्पलीट्यूड है a। जो रिजल्टेंट लाइट वेव क्रिएट होती है उसका एम्पलीट्यूड कैपिटल A है और उस रिजल्टेंट लाइट वेव का जो इनिशियल फेज एंगल है वो आपका थीटा क्रिएट हुआ है। अब हमारा टारगेट क्या था, हमें तो भाई एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बनाना था कि रिजल्टेंट लाइट वेव के एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, हमें तो वो फाइंड आउट करना है। तो अब ये कैपिटल A जो है, जो एम्पलीट्यूड है, इसका फॉर्मूला हम कैसे, कहाँ से मिलेगा अपने को। तो इसके लिए देखो फिर वही है ना, ध्यान दीजिए आप, हमने क्या कंसिडर किया था वहाँ पे पहुँच जाओ वापस आप, ठीक है। आपने a1 + a2 cos फाई को a cos थीटा कंसिडर किया है, से दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और a2 sin फाई को हमने कंसिडर किया है a sin थीटा, और मान लीजिए आपका इक्वेशन नंबर सेकंड है। मेरा टारगेट है इस कैपिटल A का फॉर्मूला फाइंड आउट करना, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला फाइंड आउट करना। तो इसके लिए अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके और इनको ऐड कर दूं
तो आई थिंक मेरे पास में ए जो है एम्पलीट्यूड जो है इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या करना होगा, फर्स्ट स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर, यानी कि आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस का स्क्वायर करना है, देन उसको ऐड करना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा देखिए, इसका स्क्वायर क्या होगा भाई, ए कोस थीटा का, ये आपका बनेगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, प्लस ये आपका बनेगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐड हो गई स्क्वायर होने के साथ में, इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब इक्वल्स टू में आप देखेंगे तो ये a1 प्लस a2 कोस फाई है, इसका होल स्क्वायर करेंगे ना, या स्क्वायर करने में आप गलती कर सकते हो, ध्यान देना, आप इसको ऐसे मत कर देना a1 स्क्वायर प्लस a2, नहीं, होल स्क्वायर करना है, ठीक है ना। तो a1 प्लस a2 कोस फाई ये बन गया होल स्क्वायर, और इसमें ऐड क्या करना है, a2 साइन फाई के स्क्वायर को ऐड करना है, सो प्लस हो जाएगा आपका a2 साइन फाई, तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाई। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आपने किया क्या है, ठीक है।